हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली सुबह के 7 बजे हम जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। लेकिन आज जो है हम रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो इसके लिए आपको थोड़ा मैनेज करनी है। और सफलता बैच को यदि ज्वाइन करनी है आपको, तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे बताने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल उनका बेसिक जो है बिल्कुल कमज़ोर है, वीक है, तो वो सफलता बैच ज़रूर ज्वाइन करें, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। साथ ही साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलना है। तो चलिए अभी हम फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हेमोग्लोबिन होता है? कौन सी ऐसी सेल है जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आपको बतानी है। तो आपको बता दें कि लाल रक्त कणिकाएँ, यानी कि आपको बता दें, यदि इंग्लिश में हम इसे कहें तो रेड ब्लड सेल में है, इसमें जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है रंग लाल होता है, और हेमोग्लोबिन में आयरन का तत्व भी पाया जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाइयों? इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में हृदय ... कक्ष होते हैं, यानी कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कई होते हैं या फिर 4, 2 या 3? आपको बता दें कि मछलियों के हृदय में लगभग क्या, बिल्कुल परफेक्ट है कि 4 कक्ष होते हैं, और मनुष्यों में 2 कक्ष होते हैं मछलियों में, और 4 कक्ष जो होते हैं वो मनुष्यों के हृदय में होते हैं। क्या होते हैं? 4 कक्ष मनुष्यों के हृदय में होते हैं, 2 कक्ष मछलियों के हृदय में होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह कहलाती है। ऐसी फसल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है जो जून में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है, यानी कि बिल्कुल फसल बन करके तैयार हो जाता है, वह फसल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई साहब? बैसाखी, विती, खरीफ या फिर समर? तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में, तो नवंबर में जो फसल बोई जाएगी, काटी जाएगी यानी कि तैयार हो जाएगी, और जून में बोई जाएगी, उसे हम खरीफ फसल के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? खरीफ फसल के नाम से जानेंगे। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, ह्वेनसांग एक यात्री था। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? तो चीनी यात्री था। ह्वेनसांग चीनी यात्री था, और हर्षवर्धन के काल में, शासन काल में वो भारत आया था। लगभग 15 वर्षों तक वो भारत में रहा और यहाँ की शिक्षा संस्कृति से प्रभावित हुआ था। शिक्षा संस्कृति से प्रभावित हुआ था, तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, चीनी। यानी कि चीनी का मतलब खाने वाला चीनी बिल्कुल नहीं, चाइनीज व्यक्ति थे। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है फिलहाल सी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो चलिए, थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किस ग्रंथि से? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और आयोडीन जो है इसके लिए आवश्यक है। क्या है? आयोडीन इसके लिए आवश्यक है थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सेशन यदि अच्छा लग रहा है तो फटाफट से आप सभी बच्चों क्या करेंगे, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि सभी बच्चे जो हैं जल्द से जल्द जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेत्रविहीन आंदोलन या फिर विरोध, यानी कि विरोध था? नेत्रविहीन आंदोलन किसे हम कहेंगे, ये यहाँ पर पूछ रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। इसे हम नेत्रविहीन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह जो हुआ वो किस ईस्वी में हुआ? सिपाही विद्रोह किस ईस्वी में हुआ? सिपाही विद्रोह हम किसे कहते हैं भाई साहब? सिपाही विद्रोह हम 1857 की क्रांति को कहते हैं। 1857 की क्रांति जो
सबसे पहला स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और इसका जो है, इसमें पूरे भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट थे, इन्हें घोषित किया गया था। इन्हीं के नेतृत्व में जो है पूरा देश में ये आंदोलन चलाया गया। लेकिन कुछ रियासती शासन के कारण क्या हुआ था, इसका पतन हो गया था, इस आंदोलन का पतन हो गया था। नहीं तो जितना बड़ा ये आंदोलन था कि अंग्रेज़ों को कुछ न कुछ सिखा करके जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ... ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, ये फटाफट से आप सभी बच्चे बताएंगे कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं। मुख्यमंत्री, कमिश्नर, सरपंच या फिर श्रम अधिकारी। मुख्यमंत्री, कमिश्नर, सरपंच या फिर श्रम अधिकारी। तो चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। 8वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है भाई साहब। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री तो होगा नहीं, कमिश्नर तो होगा नहीं, और साथ ही साथ श्रम अधिकारी भी नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और यदि यहाँ पर मुखिया रहता तो सबसे पहले आपको मुखिया में टिक करना था। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, तो इतना तो समझते होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में अलैंगिक तंत्र नहीं है, अलैंगिक तंत्र नहीं है पौधों में, ये आपको बताना है। बीजाणुजनन, विखंडन, असंग जनन या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपको बता दें कि अलैंगिक जनन तंत्र जो है वो बीजांड नहीं है। कौन सा नहीं है, बीजांड नहीं है। तो यहाँ पर बीजांड तो है नहीं, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आंसर यदि हम करें तो डी हमें टिक करना है। अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ना है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, 1940 में मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। 1940 में मुस्लिम लीग के जो स्थापना हुई थी, उस समय क्या कुछ गलत कथन थे जो यहाँ पर अंकित है, उसे हमें खोजना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसी के बाद इसका पता चलेगा। इनसे भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की गई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई साहब। मुस्लिम लीग के संकल्प में ये बिल्कुल शामिल था। 1940 की बात है। और अगला भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगला भी कथन हो सकता है कोई ना कोई। तो वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी, जी बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है वह ये आ रहा है कि इसने उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, ऐसा इनका मांग था। भारत के ही ये भी लोग थे, सिर्फ मांगे थी इनका, ये भारत के लिए कुछ गलत उस समय नहीं था। फिलहाल जो है पाकिस्तान का जो है बहुत गलत प्रोपेगेंडा रहता है किसके, भारत के खिलाफ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक पृथक राज्य मांगने की सिर्फ मांग थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आरावली की पहाड़ियाँ भी कहलाती है। आरावली की पहाड़ियाँ और क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। शिवलिक की पहाड़ियाँ, घग्गर की पहाड़ियाँ या फिर मेवात की पहाड़ियाँ या फिर हिमालय। तो चलिए फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। 11वें नंबर क्वेश्चन का आपको बता दें कि आरावली की पहाड़ियाँ को हम मेवात की पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं, मेवात की पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंचे, इसके श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर की यदि बात करें तो वो शिखर गुरु शिखर है। कौन सी, गुरु शिखर, सबसे बड़ी चोटी जो है इसकी गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। आरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी इसकी श्रेणी की तो वो हो जाएगा गुरु शिखर, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सी फिलहाल इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम रुक करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करके सही चुनिए। निम्नलिखित पर विचार करके सही इसमें से क्या है, ये चुननी है। तो चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक बार बता देते, एक बार आप लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे। तब तक हम एक घोंट पानी डालते हैं। तो चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा।
12वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ये एक बार देख लेते हैं। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है। पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ हैं जो झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूहों द्वारा आवासित नारा है। या फिर ए और बे दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। आपको बता दें कि ये दोनों जो आपके सामने तथ्य रखे गए हैं, दोनों जो तथ्य रखे गए हैं आपके सामने, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। बराक नदी जो है मणिपुर और मिजोरम से होकर बहती है। और दूसरा जो है पटकई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ जो है झूम कृषि करने वाले जनजातीय समूह द्वारा आवासित है। यानी कि यहाँ पर ये लोग जो हैं बिल्कुल अच्छी जनसंख्या में रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा फिलहाल सी हम लिख देते हैं, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध द जंगल बुक मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ संरक्षण क्षेत्र से जुड़ी कहानी है। बाद में जिस पर 2016 में एनिमेटेड फिल्म भी बनी जिसके लिए उसे ऑस्कर पुरस्कार मिला, द्वारा लिखी गई फिल्म है। द जंगल बुक जो है वो किस प्रकार की फिल्म है ये तो आपने जान लिया, लेकिन किनके द्वारा लिखी गई फिल्म है ये आपको बताना है। 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका मुख्य पात्र जो है मोगली था। कौन था? मेन कैरेक्टर इसका मोगली था। और ये जो है मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल पर आधारित है। मध्य प्रदेश के कान्हा जंगल पर ये फिल्म आधारित है, इसकी कहानी आधारित है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा इसके लेखक के बारे में तो वो हो जाएगा रूडयार्ड किपलिंग। क्या होगा? रूडयार्ड किपलिंग, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस को मनाया जाता है, यानी कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई साहब? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका परफेक्ट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आयोग ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? कौन से आयोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की? ये जो है 1946 की बात है। 1946 की बात है। 1946 में जो है स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस समय जो है कैबिनेट मिशन जो थे वो आए थे संस्तुति करने के लिए त्रिस्तरीय संघ की। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 16वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है? भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सत्य है? तो पहले तो हम व्याख्या को जानेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि कौन सा जो है सत्य है स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सभी ऑप्शन को देख लेते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए पंचायत चुनावों में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव में सभी राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। जी भी, ये भी बिल्कुल गलत है, लॉर्ड रिपन नहीं है। तो चलिए अगला जो है सी और ए दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में। तो लॉर्ड रिपन ही है भाई साहब, लॉर्ड रिपन ही इसके स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए और बी दोनों सही लग रहा है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अभी भी। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, एक जगह ऐसा है जहाँ पर फिलहाल में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पंचायत चुनाव नहीं होता है। ये कौन सा है भाई साहब? कौन सा राज्य है भाई साहब? ये राज्य कौन सा है ये आपको बतानी है। तो जल्द से जल्द आप एक बार बताएंगी, एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से।
राजस्थान का एक क्षेत्र है जहां अभी भी ईवीएम से पंचायत चुनाव नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना हमने आपको जानकारी दे दी। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीन के बारे में असत्य है। ऑक्सीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है ये गलत है, ये आपको बतानी है। कौन सा जो है गलत है ये आपको बतानी है। तो चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तने के शीर्ष पर संश्लेषित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए, कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। कोशिकाओं को लंबा होने में ऑक्सीन जो है वो मदद करता है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। जब एक ओर से प्रकाश आता है तो यह छाया की ओर विसरित होती है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा, यह वृद्धि को रोकता है, यानी कि यह वृद्धि को भी नहीं रोकता है। यह वृद्धि को भी नहीं रोकता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है बिल्कुल गलत है। वृद्धि को यह नहीं रोकता है। तो डी क्या होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बाकी सब सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्या है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच, क्या केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच का जो पावर है उसके बंटवारे से संबंधित नहीं है। तो चलिए एक बार 18वें नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं और उसके बाद हम आंसर पर विचार करेंगे। तो चलिए, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। जी बिल्कुल, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार में निहित नहीं होती है। तो चलिए अगला क्या है, अगला भी हम देख लेते हैं। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की योजना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। तो चलिए एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। सी नंबर है, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। बी तो बिल्कुल सही है। और ए पर हम एक बार विचार करते हैं। ए पर हम एक बार विचार करते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। तो बिल्कुल ये भी, ए भी लगता है जो सही है। ए ऑप्शन भी लगता है कि सही है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ... राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश के एक अच्छे शासक थे और इनकी मृत्यु के बाद जो है ना भाई साहब, चोल वंश के शासक ने इनके राज्य पर शासन किया। क्या किया? चोल वंश के शासक ने इनके राज्य पर शासन किया। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यानी कि चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर से अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है। अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है। तो चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे। कितने बच्चे जो है 20वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन का जो है सभी बच्चों की तरफ से आंसर सही आना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके, शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों को अपघटन करके क्या करता है, फिर उसे अवशोषित करने वाले जीव कौन से हैं? ऐसे जीव कौन से होंगे? ब्रेड फफूंदी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। यीस्ट भी नहीं होगी, मशरूम भी नहीं होगी। इन सभी के बारे में जानते हैं। तो अमरबेल ऐसा है। अमरबेल इस प्रकार का, इसे हम क्या कहें, पौधा कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, ये जो है एक इस प्रकार का पौधा है जो क्या करता है, शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों का अपघटन करता है और फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का ये क्या है, उदाहरण है। क्या है? फिर से उसे अवशोषित ये करता है, फिर से ये उसे अवशोषित करता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर अमरबेल यानी कि डी होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अमरबेल के बारे में आप लोग जानते होंगे, अमरबेल में कोई जड़ नहीं होता है। अमरबेल में कोई जड़ नहीं होता है। आम भाषा में कहीं कहीं हम इसे अमरलत्ती के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? अमरलत्ती के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गांधी जी और उनके विभिन्न जो निकाय थे उनसे जुड़ाव के संबंध में आपके सामने जो है
कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन जो है सही है और कौन सा कथन गलत है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, सभी को देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे। तो चलिए कौन सा कथन क्या है सत्य है, ये असत्य है, ये आपको बतानी है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं हम। वह क्रिप्स आयोग के एक सदस्य थे। गांधी जी क्रिप्स मिशन के कोई भी सदस्य नहीं थे। दूसरा जो है वह केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे, वो कोई भी संवैधानिक सदस्य नहीं रह चुके थे। तो चलिए ये भी गलत है। तीसरा है वे संविधान सभा के सदस्य थे, वो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे। तो केवल इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो केवल 3 यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। केवल डी ना यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वो जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन के सदस्य वो थे और वो केंद्रीय परिषद के भी सदस्य थे, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है वह सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना द्वारा की गई। सल्तनत वंश की स्थापना जो है वो किनके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। जल्द से जल्द आंसर करेंगे 22वें नंबर क्वेश्चन का। 1206 ईस्वी में सल्तनत वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई साहब, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में सल्तनत वंश की स्थापना की गई थी और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत वर्षों के लिए काम करती है। ग्राम पंचायत जो है वो कितने वर्षों के लिए काम करती है, ये सभी आपको पता है कि ग्राम पंचायत 5 वर्षों के लिए काम करती है। 5 वर्षों के लिए एक बार उसका गठन होता है, हर 5 वर्ष पर होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है 5 यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। और ग्राम पंचायत का गठन जो है एक्ट यानी कि अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसे हम गांधीवादी तत्व के रूप में भी जानते हैं। गांधीवादी तत्व के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर फिलहाल हमने आपको बताया कि इसका परफेक्ट आंसर सी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 24वां नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध में कौन से कथन जो है उन पर हमें विचार करनी है। तो चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है ये एक बार देख लेते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है वास्तुकला मुगल बौद्ध यूनानी संस्कृति एक मिश्रण है। दूसरा जो है निर्णय 1911 में लिया गया जब किंग जॉर्ज वर्सेज इंग्लैंड की ताजपोशी हुई। और दूसरा जो है ये वी जो है ये जॉर्ज की इंग्लैंड में ताजपोशी हुई। वी यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है, तो वी को आपको बिल्कुल लेकर के नहीं चलनी है। तो चलिए दिल्ली में इस अवसर पर उत्सव हेतु दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय थे। 2 वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड बेकर को नई दिल्ली और इसकी इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है 24वें नंबर क्वेश्चन का वो होने वाला है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ये तीनों जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के संबंध से जुड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 25वां नंबर क्वेश्चन है भारत ... के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। तारीख की बात करें 10 जनवरी 1966 को ये हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री थे और अयूब खां जो है पाकिस्तान के थे। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हमने जिस प्रकार से आपको बताया इस हिसाब से बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है। कौन सी जो है
हिमालय पर्वतीय पहाड़ियाँ हैं जो म्यांमार भाग में संलग्न नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं, लुसाई, पटकाई, बुम नागा और जयंतिया पहाड़ियाँ। कौन सा है? जयंतिया पहाड़ियाँ। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो चलिए हम आपको बताते हैं, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर जो है पटकाई बुम जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है, मणिपुर में जो स्थित है वो मणिपुरी पहाड़ी है, और मिजो में लुसाई पहाड़ी स्थित है। तो चलिए, और इन सभी पहाड़ियों को जो है पूर्वांचल हिमालय का पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिमालय का पहाड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने नाम किसका नहीं लिया? नाम नहीं लिया, म्यांमार भाग से संलग्न नहीं है। तो पटकाई जो है, पटकाई बूम जो कहाँ पर स्थित है? पटकाई बूम कहाँ पर स्थित है भाई साहब? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसका परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 27वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रोकने हेतु की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया था। किसको? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लागू किया गया था। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, महाभारत द्वारा लिखी गई है। महाभारत जो है वो किनके द्वारा लिखी गई है? महाभारत किनके द्वारा लिखी गई है? कृष्ण के द्वारा तो बिल्कुल नहीं लिखी गई है। कृष्ण के द्वारा बिल्कुल नहीं लिखी गई है। उसके बाद जो है अर्जुन है। अर्जुन जो है मेन पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। कृष्ण के बाद महाभारत के संजय के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो इसका परफेक्ट आंसर वेद व्यास होगा। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेद व्यास के द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 28 पर्व इसमें संकलित है। 28 पर्व की बात करें तो 28 भाग में ये बटा हुआ है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? फिलहाल वेद व्यास, यानी कि डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 29वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गलत हैं? कौन सा कथन जो है भीमराव अंबेडकर के रूप में के लिए गलत है? ये आपको बतानी है। क्या करनी है? ये आपको बतानी है। उन्होंने आइसोलेशन कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तकें लिखी थी। जी बिल्कुल, ये इनका पुस्तक है। ये इनका पुस्तक है। गांधी जी के अनुरोध के कारण वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस में आए थे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है। गांधी जी के अनुरोध पर वो बिल्कुल कांग्रेस में नहीं आए थे। और तीसरा जो है, उन्होंने 1936 में स्वतंत्र श्रम पार्टी स्थापित की। तो चलिए ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत की बात हो रही है, गलत की बात हो रही है। तो यानी कि 2 नंबर जो है आपके सामने वो बिल्कुल गलत है। 2 नंबर बिल्कुल गलत है। तो केवल 2, यानी कि ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आंसर लिख ही देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकतर नदियाँ बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो वो काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बी इसका क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको इस क्लास का PDF कहाँ मिलेगा, और सफलता बैच के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सफलता बैच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सफलता बैच की शुरुआत जो है LGR स्टडी लाइव ऐप पर हो चुकी है, जिसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए क्यों आपको सफलता बैच ज्वाइन करनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस कोर्स की विशेषताओं में सबसे प्रथम जो है सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाता है। सब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी, सब्जेक्टिव ना कहें, थ्योरी और सब्जेक्टिव कराया जाता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से कराया जाता है। दूसरा जो है चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न भी कराए जाते हैं। क्या किया जाता है? थ्योरी प्लस प्रश्न भी कराए जाते हैं। उसके बाद सभी सब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF भी आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस भी करने का मौका मिलेगा। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपको कराया जाएगा। बिल्कुल आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्लास कहाँ चलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर ये क्लास चलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च करते हैं LGR स्टडी लाइव ऐप, तो आपके सामने 2 ऐप आ सकता है। क्या हो सकता है? 2 ऐप आ सकता है। एक ऐप जो है
उसका इंटरफेस वाइट कलर का होगा, दूसरा जो है रेड कलर का होगा। रेड कलर के ऐप पर जो है हमारा क्लास चलता है और वाइट वाले ऐप में बहुत सारे यूजफुल नोट्स डाले गए हैं, तो उसको भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं और इसका भी मज़ा उठा सकते हैं। दूसरा जो है कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको रेड वाला ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम आगे बात करते हैं क्या क्या करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेनी है दूसरे स्टेप में। उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करने की बात आती है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसमें फ़ोन नंबर, ईमेल और सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ITI, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक जो भी सिलेक्ट करनी है आप कर लेंगे। उसके बाद आपको करनी है क्या, उसके बाद पेड कोर्स पर क्लिक करनी है। पेड कोर्स पर क्लिक करके फ्री क्लास पर आपको क्लिक करनी है। फ्री क्लास पर जैसे ही आप क्लिक करते फ्री क्लास पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ से आपको PDF मिलेगा। क्या मिलेगा, सभी क्लास का PDF मिलेगा, यूट्यूब पर जो भी क्लास चलता है बिल्कुल फ्री में। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए पेड कोर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, बाय नो का ऑप्शन आएगा। बाय नो पर क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेमेंट करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आप कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट और पे लेटर किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी क्या है भाई साहब, कोई भी साधन नहीं है तो आप हमें कॉल करें 7479823598 पर। हम आपको बिल्कुल कोर्स ज्वाइन करने में आपकी सहायता करेंगे, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। तो चलिए PDF के बारे में भी हमने बताया कि PDF आपको यहीं पर फ्री में, बिल्कुल फ्री में, फ्री क्लास वाले आइकॉन पर मिल जाएगा, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेने हैं। तो आप आज का क्लास जो है यहाँ पर हम एंड करते हैं, यानी कि यहीं पर हम इस क्लास की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में, फिर एक जोरदार तरीके से एक अच्छे जोरदार क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें LGR स्टडी के साथ और देखते रहें, तैयारी करते रहें और अपना दिन जो है आपका बिल्कुल आज का हमारी तरफ से शुभ होनी है। क्या होनी है, हम कामना करते हैं कि आपका दिन आज पूरा दिन जो है हैप्पीनेस में गुजरे, पढ़ाई में गुजरे और अच्छी से अच्छी आप तैयारी कर सके। तो थैंक यू इतने देर क्लास को अटेंड करने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी दिन आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे। धन्यवाद।